देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। ईद उल अज़हा की तातीलात के बाद एक बार फिर पेश खिदमत है ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम 3 मुख्तलिफ सेगमेंट्स में 3 मुख्तलिफ इशूज़ को एड्रेस करने जा रहे हैं। आज सबसे पहला जो इशू है वो बेसिकली वो एक लोकल इशू है, कराचाइट्स का इशू है, कराची का इशू है, जिसमें हम कराची की जो मौजूदा सूरत हाल है, किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन बहरहाल हम उसका जिक्र ज़रूर करेंगे। हम कराची से प्रोग्राम कर रहे हैं। सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे ब्रिक्स तंजीम के इजलास और उसके एलामिये के बारे में, पाकिस्तान पर जो चांदमारी की जा रही है, पाकिस्तान किस तरह से इस सूरत हाल को काउंटर करने वाला है, इस सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ इसमें मौजूद होंगे साबिक़ वज़ीर ख़ारजा सरदार आसिफ अहमद अली साहब। थर्ड सेगमेंट में हम जायज़ा लेंगे म्यांमार में होने वाली मुसलमानों की नस्लकुशी के बारे में। इसमें हमारे साथ मौजूद होंगे मारूफ सहाफ़ी और तज़कियाकार जनाब सलीम बुखारी साहब। पहला सेगमेंट प्रोग्राम का शुरू करते हैं। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं रेहान हाशमी साहब, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ है। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि कराची, जिसे किसी दौर में शहर उरूसुल बिलाद किसी दिलजले ने नाम दिया था, उस वक्त शायद कोई दिलजला रहा होगा, शायद कोई खुशफहम होगा जिसने कराची को खुशफहमी में ये नाम दे दिया था। उस वक्त कराची में वालिदैन बताते हैं हमारे कि डबल डेकर बसें चलती थीं, सड़कें कराची की धुला करती थीं, बड़े अच्छे हालात थे, लोगों में अमन था, चाशनी थी, लज्जत थी, मोहब्बतें थीं, लोगों में नफ़रतें नहीं थीं। आजकल के हवाले से जो मामलात हैं वो देखने को नहीं मिलते थे। कराची की सड़कें उस वक्त उस पर बसें आराम से चल जाया करती थीं। अजीब सी बात लग रही होगी, लेकिन कराची में सड़कें मौजूद नहीं हैं, बसें मौजूद हैं। बसें हैं तो खिड़कियाँ नहीं हैं, खिड़कियाँ हैं तो दरवाज़े नहीं हैं। उस वक्त का कराची आज के कराची से यूँ कह लीजिए कि यकसर मुख्तलिफ था। उसके बाद फिर एक वक्त आया कि जनरल ज़ियाउल हक़ अपने मजहबी करामात जो उनकी थी और अपनी वो साइकिलिंग थी उसके तूफ़ान समेत, अपनी साइकिल समेत जो है वो ऐन गैन हो गए। उसके बाद पाकिस्तान में, कराची में, हमारे लोगों में अमन व सुकून की एक लहर और आई। लोगों ने जमहूरियत का मुँह देखा। अब लोगों को लगता था कि अब हमारे मसाइल हल होने वाले हैं, अब हमें एक डिक्टेटर से छुटकारा मिल चुका है, सियासी जमहूरी जमातें जो हैं वो अब हमारे हालात को बेहतर कर देंगी। इसी तरह की खुशफहमी लिए हम लोगों ने जो है वो जनरल ज़ियाउल हक़ के बाद के अदवार देखे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी दौर में पाकिस्तान की, या कम अज़ कम कराची की बात अगर हम कर लें, तो कराची की वो खिदमत नहीं की जा सकी जिस तरह कराची सबकी खिदमत करता है। कराची के नामलेवाओं ने भी कराची को उसी तरह से छोड़े रखा। शायद ये सियासी ज़रूरत का तकाज़ा था, शायद अपनी जो है वो अतमाम हुज्जत की वजह से, या किसी और ज़रूरत के तहत सियासी मफादात के हुसूल के लिए, या कुछ भी वॉट एवर यू कॉल इट, कराची को ऐसे ही छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद एक और डिक्टेटर आया। उस डिक्टेटर ने आकर कराची के अवाम के लिए बहरहाल कुछ ना कुछ दिया। कराची को नेमतुल्ला खान मिले, कराची को मुस्तफ़ा कमाल मिले, कराची में पार्क्स आए, कराची में और बहुत सारी चीज़ें आईं। फिर उसके बाद एक बार फिर सूरत हाल ने पलटा खाया। शायद अल्लाह ताला को हमारी कोई गुनाह बुरे लग गए होंगे और हमें उन गुनाहों की सज़ा मिली। उसके बाद वसीम अख्तर आए। बताया गया था कि कराची वालों के लिए अपने मेयर की जो है वो बड़ी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। उसके बाद जब वो अपना मेयर आया तो उस पर हम पर उफ्ताद टूट पड़ी। क़यामत सुग़रा का सा आलम था। कराची में किसी भी जगह आप चले जाएं, पानी था, तबाही थी, गड्ढे थे, आवाम थी, आहो फोगा थी, लेकिन वसीम अख्तर साहब कहीं नहीं थे। पता नहीं कौन सी बख्तरबंद में थे, पता नहीं कौन से ज़मींदोज़ मोर्चे में थे, अपने साथियों समेत पता नहीं कहाँ थे। डिप्टी मेयर हैं, उनको कराची में नुमाइशों के इफ्तिताह से फुर्सत नहीं है। कभी किसी फूल की नुमाइश का इफ्तिताह कर रहे होते हैं। मैंने ईद की छुट्टियों पे जाने से पहले भी यही बात की थी कि डिप्टी मेयर को फुर्सत नहीं है कि वो आकर अपने हवाले से, अपनी कारकर्दगी के हवाले से जवाब दे सकें। वसीम अख्तर साहब से रब्ता की हमने कोशिश की। वसीम अख्तर साहब अपनी नागुज़ीर वजूहात, अब वो वजूहात क्या हैं वो भी वो खुद ही बता सकते हैं। रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश करते हैं कि रेहान हाशमी साहब से जान सकें कि वसीम अख्तर साहब इन दिनों कहाँ पाए जाते हैं। कराची की जो मौजूदा सूरत हाल है उसका असल ज़िम्मेदार मेरे और ये प्रोग्राम देखने वालों के अलावा कौन है। रेहान हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? आपने इंट्रो तो देख लिया होगा, सुन लिया होगा और आपको पता चल चुका होगा कि मैं इस वक्त मेयर कराची का और डिप्टी मेयर का एहतसाब फरमाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर ये मुझे बताइएगा, काम धेले का ना हो लेकिन 2500 अरब रुपए चाहिए वसीम अख्तर साहब को, इतने पैसे रखेंगे कहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आरफीन, आपने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि हम पहले लोकल इशू को एड्रेस करते हैं, तो मैं इस बात से थोड़ा इख्तलाफ करूंगा। उसकी वजह यह है कि कराची का इशू लोकल नहीं है, ये नेशनल इशू है, क्योंकि कराची वो शहर है जो कि
नेशनल इकोनॉमी में 68% और सिंध की इकोनॉमी में अप्रॉक्सीमेटली 88% रेहान हाशमी साहब, कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ सर, मेरे पास वक्त की ज़रा किल्लत है। आप सिर्फ इस सेगमेंट की हद तक मेरे पास मेहमान हैं। मैं इस कमी का यूँ कह लीजिए कि फ़ायदा उठाते हुए अपनी इल्मियत जताना मकसूद नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप स्ट्रेट पॉइंट पे आएँ। कराची जो है वो हमें भी पता है, आपको भी पता है, कराची और पाकिस्तान हमारा वतन है। इसके बाद आप आइए इस मुद्दे पर। कराची को 25 अरब नहीं 2500 अरब की ज़रूरत है। आरफीन, जितना टाइम आपने माशाल्लाह से मुझको ये बताने में लगा दिया, उतने टाइम में मैं जवाब भी दे चुका होता। मैं गोश गुजार ये कर रहा हूँ, ये नेशनल इशू है। कराची कितना कंट्रीब्यूट करता है, कराची को रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। क्या नहीं मिलना चाहिए? 25 अरब क्या 50 अरब मिलने चाहिए कराची को? क्या यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है? कराची के लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे? क्या यहाँ पर अगर हम इस बात की अहमियत जताएं कि कराची इतना कंट्रीब्यूट करने के बाद भी सिर्फ 25 अरब ले, उसको चेक एंड बैलेंस करें, उसके ऊपर चेक लगा दें, एहतसाब करें, मगर कराची को वो नहीं मिल रहा। अच्छा, मैं इस बात से आपके अदब के साथ, एहतराम के साथ एहतजाज करूँगा इस बात का कि तमाम दिन जब तक बारिश मौजूद थी और बारिश नहीं थी, डिप्टी मेयर और मेयर सड़कों पर अपने लोगों के दरमियान मौजूद थे। वो अलग चीज़ है कि आपके कैमरे की आंख उनको दिखाने से कासिर है, जिसपे मैं सर चादर सुलेमानी पहन रखी थी मेयर कराची और डिप्टी मेयर ने। कैमरे की आंख ने उनको क्यों नहीं दिखाया? यही कैमरा है, इसकी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, आपको दिखा रहा है। नहीं, हो सकता है कि मुझे नहीं मालूम क्या वजूहात हैं कि प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ानी है, क्या करना है, लेकिन मैं इसको कम से कम ट्विटर पे या जहां जहां रिकॉर्ड हुआ है प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाने के लिए। सर ये तो बहुत हल्की बात कर दी आपने। मैं मतलब किसी ऊपर कहीं ऊपर जाऊंगा। मैं आपसे एहतराम के साथ और बहुत मौजूद के साथ ये अर्ज करूं कि अगर आपको अपने इस शहर की बदनुमाई को उजागर करना है, जो बदनुमाई जिसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है, कि जो इस शहर का हक सर निहायत अदब और एहतराम के साथ आपकी बात की कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। इंतहाई अदब और एहतराम के साथ आप मेरे लिए मोहतरम है। सिंध हुकूमत ने अकेले ये कार खैर अंजाम नहीं, इस कार खैर में सिंध हुकूमत के साथ वसीम अख्तर, मैं नाम ले रहा हूँ, वसीम अख्तर, डिप्टी मेयर अरशद वोरा और आप, मैं हम सब शरीक हैं। सिंध हुकूमत अकेली जिम्मेदार नहीं है। सिंध हुकूमत ने कराची की बहाली के नाम पर वोट नहीं लिया। ये आप थे, ये वसीम अख्तर थे जो उस वक्त कराची के अवाम को सुनहरे ख्वाब बेच दिए। आपने कहा कि मेयर अपना होगा, आपने उस वक्त ये नहीं बताया कि मैं बाद में आके इख्तियारात का एक बेसुरा गाना गाऊंगा। आपने उस वक्त ये नहीं बताया कि मुझे 2500 अरब रुपए की जरूरत पड़ेगी। सर जवाब दीजिए प्लीज। चलिए मैं सवाल ही करता चला हूँ। आरफीन, मसला ये है भाई कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वही ज़रूरत की को उजागर करेंगे या ना करें, या खामोश होकर बैठ जाएं, या एक काम करते हैं कि वो उन्हीं लुटेरों को, लूट खसूट करने वालों को इख्तियार दे देते हैं, उनको बोलते हैं लो भाई तुमने मजीद लूटा है, मजीद लूट लो। कराची का रहने वाला कराची की किस्मत का फैसला नहीं कर सकता, तो उसको किस्मत का फैसला करने के लिए और जो कराची की असल ज़रूरत, उस ज़रूरत को उजागर करने के लिए, उस डिमांड को उजागर करने के लिए आपके टेलीविज़न के फोरम पे, मीडिया के फोरम पे, नेशनल असेंबली के फोरम पे उजागर ना करें। जो चीज़ जिसकी कराची को ज़रूरत है, जो तकाजा करता है कि स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन में से, बरसाती नालों में से सीवरेज का पानी निकालो अल्लाह के लिए, जिसने बर्बाद कर दिया है। कराची की टैक्स पेयर्स का शहर है, इस शहर को उतना ही दो, कम से कम उस मुनासबत से दो जितना ये टैक्स पे करता है। कोटा सिस्टम खत्म करो। क्या ये तमाम चीजें बोलना बंद कर दें? अगर के साथ आपने कोटा सिस्टम की याद दिला दी तो मैं आपको बताऊं कि जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान से पहले सिर्फ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट थी, और जिस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट महाजिर कौमी मूवमेंट थी, जिस वक्त मैं अपने वालिदैन की उंगली पकड़कर स्कूल जाने की कोशिश फरमाता था, उस वक्त आपने कोटा सिस्टम के खात्मे का नारा बुलंद किया था। और इस वक्त जब 2017 में मैं अपने बच्चों को स्कूल लेकर के जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इक़्तिदार का 25 मरतबा झूला झूल लेने के बाद भी आप ये काम नहीं कर पाए। एक काम हो सकता था और वो ये कि वसीम अख्तर साहब को आप उनकी बरामदगी जाहिर कर देते ताकि मैं अपने दिल के छाले कुछ फोड़ लेता, कम से कम मैं कराची के शहरियों की आओ-फवा उन तक पहुंचा देता। नागन चौरंगी के लोग हों, हैदरी के लोग हों, नॉर्थ नाज़िमाबाद के लोग हों, कराची के किसी इलाके के लोग हों, जो घुटनों नहीं गर्दन गर्दन पानी तक
डूबे हुए थे और वो दादरसी के मुंतजिर थे। वसीम अख्तर साहब वॉज नोवेयर, मुराद अली शाह वॉज नोवेयर, सिंध गवर्नमेंट वॉज नोवेयर। अनफॉर्चुनेटली आप इन सारी बातों की तरदीद कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरदीद भी उतनी ही मोहतरम है जितने कि आप, लेकिन सर ये सवाल जो है ना, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के लिए है, ये सवाल आपके लिए है और ये सवाल उन तमाम लोगों के लिए कि जिन्होंने अपने मेयर की खोज में, अपने मेयर की लालच में, अपने कामों की, अपने मफादात की हिर्स में सही किया उन्होंने कि वोट दिया अपने मेयर को। लेकिन मेरा ख्याल है कि दिस इज़ हाई टाइम कि अब लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि वो अपना मेयर तो बरामदगी जाहिर नहीं हो रही, वो काम कैसे होगा। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक शामिल करने का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगले मौजू की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे ब्रिक्स ममालिक की तंजीम के इजलास में होने वाली कार्रवाइयों का। इसमें हम बात करेंगे कि चाइना ने भी बिलाखिर पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि हरी झंडी दिखा दी। क्या वजह थी कि चाइना ने भी पाकिस्तान के हवाले से एक मुतनाज़ स्टेटमेंट पर यानी एक एलामिया दस्तखत कर दिए और उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कुर्बानियाँ हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क सब्त हो गया। बताया जा रहा था कि हज़रत डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा तरीन जो धमकी उन्होंने पाकिस्तान को दी थी, जिसके बाद हमारी सियासी क़यादत और हमारी दीगर यानी पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म के जिहादी बयानात का सिलसिला शुरू हुआ है और हमने अमेरिका को आईना दिखाने की, अपनी मुनहनी से आवाज़ में अमेरिका को सफाइयाँ पेश करने की कोशिश की है। अब ये एक अलग बात है कि अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का मूड है और वो हमारी सफाइयों को, वजाहतों को कबूल करते हैं। यानी ख्वाजा आसिफ साहब भी जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि न्यूली इलेक्टेड वज़ीर ख़ारजा या नॉमिनेटेड रादर वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी दबी दबी आवाज़ में अमेरिका बहादुर को बताने की कोशिश की है कि हुजूर हमने भी अपने तौर पर इस जंग में बड़े तीर चलाए हैं, 50,000 जानों की कुर्बानियाँ हमने दी हैं, तो आप मेहरबानी फरमाकर हमारी कार्रवाइयों को, हमारी कुर्बानियों को अंडरमाइन न करें। लेकिन ज़ाहिर है मालिक लोग हैं, पता नहीं हमारी बातों को मानते हैं नहीं मानते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि आर्मी चीफ़ को भी अमेरिका को बता देना पड़ा कि जी अब डू मोर की रट बंद होनी चाहिए? क्यों हमारी सियासी क़यादत ने आकर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर, मैं गिरबान पकड़ने की बात नहीं कर रहा, आंखों में आंखें डालकर उन्होंने क्यों नहीं अमेरिका को ये बात बता दी कि हज़रत इनफ इज़ इनफ, जितना किया जा सकता था उतना किया जा चुका, बराए मेहरबानी अब ये बयानात, अब ये एलामिये फरमाकर हमारी जो है वो ज़ख्मों को मज़ीद कुरेदने की कोशिश ना करें। लेकिन साथ ही साथ एक पॉइंट ऑफ कंसर्न यहाँ ये भी है कि चीन जो हमारा ब्रादर तो नहीं, लेकिन बहरहाल एक हमसाया, एक दोस्त मुल्क है जो हमारे लिए एक बताया जाता है कि हमारे लिए एक हिफाजती हिसार है, कि हिफाजती ढाल है या वॉटेवर है। चीन ने भी क्यों पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कुर्बानियों को शक की निगाह से देखा, या ग़ालिबन ये मेरी ज़हनी इख्तरा है कि जो मैं पाकिस्तान की इसे एक नाकामी को, अगर इसे नाकामी कहा जाए, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहा हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर ख़ारजा सरदार आसिफ अहमद अली साहब। सरदार साहब, आपके इंतहाई मशकूर है कि आपने अपनी मसरूफ़ियात लिए वक्त निकाला। सर, मैंने अभी जितना इब्तदाइया दिया है, आप इस बात से अग्री करेंगे कि चीन ने पाकिस्तान की कामयाबियों पर, पाकिस्तान की कुर्बानियों पर चीन ने भी सवालिया निशान लगा दिया है, या मुझे कोई गलतफहमी लाक हुई है? देखें, बात यह है जी कि हम बात को शायद हमने समझने की कोशिश नहीं की। ये ब्रिक्स की जो समिट हुई है, ये दुनिया के सबसे बड़े बड़े मुल्क हैं, 5 मुल्क जिनकी ये समिट हुई है, और उन्होंने एक इन प्रिंसिपल एक पोजीशन ली है कि इस खत्ते में दहशतगर्दी का ख़ात्मा होना चाहिए, और उन्होंने बहुत सी तंजीमों का नाम लिया है। और एक आप हैरान होंगे सुन के कि एक तंजीम ऐसी है जो कि चाइना के सिंकियांग के सूबे में ऑपरेट करती है, और उसका नाम है इस्लामिक मूवमेंट फॉर ईस्ट तुर्किस्तान। वो खालिसतन सिंकियांग में ऑपरेट करती है। तो उन्होंने एक जनरल पोजीशन ली है। अगर आप थोड़ा माजी में देखें तो एक दाइश मोहम्मद एक तंजीम है जो कश्मीर में ऑपरेट करती है, पाकिस्तान से ऑपरेट करती है। उसके बारे में 2 बार चाइना ने उसको एक
उसके ऊपर वीटो किया और उसको इलीगल तंजीम नहीं होने दिया। मगर अब वो वक्त मेरा ख्याल आ गया कि वो वीटो अब नहीं करेंगे, क्योंकि एक इन प्रिंसिपल बात हुई है और उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है उस सारी करारदाद में। और मैं समझ सकता हूँ कि हिंदुस्तान का बेपनाह प्रेशर होगा, मगर एक जनरल स्टेटमेंट है, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ है, तो क्यों हम अब फील कर रहे हैं कि ये हमारे ख़िलाफ़ बात हुई है? क्या इसका मतलब ये है कि हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसके हक़ में हैं? क्या हम दाइश के हक़ में हैं? क्या हम अल-कायदा के हक़ में हैं? क्या हम लश्कर तैयबा के हक़ में हैं जिनको यूनाइटेड नेशन ने बैन किया है? क्या हम हक़ानी ग्रुप को जस्टिफाई करते हैं जिसके ऊपर फिर इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं? तो कौन सी वो ऐसी तंजीम है जो हम क्लेम करते हैं कि ये हमारे हैं? क्योंकि हमने तो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट अब दे दी है। सर, ब्रिक्स एलामी को कतई कलामी माफ, ब्रिक्स एलामी को कुछ लोग पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की नाकामी भी बता रहे हैं। पाकिस्तान की कोई खारजा पॉलिसी थी क्या जो इसकी नाकामी हुई होगी? नहीं, ये कोई नाकामी नहीं है। ब्रिक्स में जो हुआ है उसमें कोई नाकामी नहीं है। चाइना ने एक दोस्त की हैसियत से सर हमारी खारजा पॉलिसी कैसे हो सकती है? हमारे पास तो वजीर खारजा ये भी आया, हम तो मुशीर खारजा से काम चला रहे थे। नहीं, देखिए बात यह है कि वो तो अब उनका फैसला था। एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ खुद ही वजीर खारजा थे, 4 साल वो खुद वजीर खारजा रहे और उनकी तवज्जो खारजा पॉलिसी पे नहीं थी, और जो थी वो हिंदुस्तान के सामने एक कमज़ोर तरीन एक माजराना पॉलिसी थी। और सिर्फ वो मोदी के साथ उनकी ज़ाती मरासिम को होंगे या सऊदी अरब के साथ की रॉयल फैमिली के साथ होंगे, मगर उन्होंने एक पाकिस्तान की जो बात नहीं की, पाकिस्तान के हवाले से खारजा पॉलिसी को प्रमोट नहीं किया, एडवांस नहीं किया और उसको छोड़ दिया 4 साल। सर ये मुझे बताइएगा, ख्वाजा आसिफ साहब जो इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये इनकी इस भाग दौड़ का कोई नतीजा, कोई मुस्बत सूदमंद नतीजा पाकिस्तान, पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी कौम के लिए बरामद होने की तवक्को की जा सकती है? देखें जी, ये बात ये होती है कि फॉरेन पॉलिसी जो होती है ये कुछ स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली चीज़ नहीं होती कि अब स्विच ऑन कर दें लाइट ऑन हो जाएगी, बंद कर दें लाइट बंद हो जाएगी। ऐसे नहीं होता। इसमें आपको मतवातर काम करना पड़ता है और बग़ैर किसी ब्रेक के काम करना पड़ता है, और उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, और वो पॉलिसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है। अब 4 साल तो आपने कुछ किया ही नहीं, और आपने वाशिंगटन में कुछ भी नहीं किया। वाशिंगटन में एक नया सदर आ गया, आपने फिर भी कुछ नहीं किया, और वो मैदान खाली छोड़ दिया आपने हिंदुस्तान के लिए। और ये ना भूलें कि अगर उनको गिला है कि पाकिस्तान में हक़ानी ग्रुप एक बैठा हुआ है, तो हमें भी गिला है कि वाशिंगटन में भी एक हक़ानी ग्रुप बैठा हुआ है जो पाकिस्तान के साथ वहाँ दुश्मनी करता है और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को बार बार पैमाल करता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। मैसेज इज लाउड एंड क्लियरली कन्वेड। हक़ानी ग्रुप कौन सा है? अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, बरतानिया में अपोजिशन लीडर और लेबर पार्टी के सरबराह ने जो पाकिस्तान के बारे में तकरीम से पेश आने की बात की है, आपके ख्याल में यही बात अगर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना या उनकी किसी बंदे के वर्ड ऑफ माउथ से आता तो ज़्यादा क्रेडिबल था, या बरतानवी जो तारीफ़ है या बरतानिया की जो हमें थपकी है वो हमारे लिए किसी हद तक किसी भी हवाले से मुआविन साबित हो सकती है? नहीं, बहुत बड़ी सपोर्ट आई है जी, क्योंकि आइंदा ये तवक्को यही है कि जिमी कॉर्बाइन और लेबर पार्टी इलेक्शन आइंदा जीत जाएगी। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि बरतानिया में तो हमारे आना जाना है, और वो हमारी मुल्क के जो फॉरेन पॉलिसी में जो इश्यूज़ हैं और उसकी बारीकियों को समझते हैं। कॉर्बाइन साहब बहुत दफ़ा पाकिस्तान भी आए हुए हैं,
अगर हम ये कुछ कोशिश कर देते वाशिंगटन में, ये कोरा आदमी था डोनाल्ड ट्रंप, और अगर 2-4 लोग यहाँ से जाते, प्राइम मिनिस्टर जाते, फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त को होता वो जाता, और उनको एंगेज करते टॉक्स में और सारी पोजीशन उनके सामने हम रखते, ताकि हमारा एक बयानिया, हमारा एक नैरेटिव वहाँ मौजूद होता। अब जिस अंदाज से ट्रंप ने हमें लताड़ा है, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान का तो वहाँ कोई था ही कोई नहीं, यानी पाकिस्तान का नैरेटिव उधर कोई बताने वाला था ही कोई नहीं। और 2-3 महीने से मैं तो बार बार टीवी पे ये कह रहा था, खुदा के लिए वहाँ जाएं और अफगान पॉलिसी, पाकिस्तान पॉलिसी नई तश्कील हो रही है, और अब आप जाके उनसे बात करें, एंगेज सर, इसी तनाजुर में एक सवाल, इसी तनाजुर में एक ज़िमनी सवाल पूछने की इजाज़त चाहता हूँ। ये मुझे बताइएगा, ये अभी पिछले दिनों अब्दुल बासित साहब जो भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे, उनका एक ख़त भी मंजर आम पे आया है इंटरनेट पे, इस वक्त वो ख़त आप देख भी सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं एजाज़ चौधरी, जो अमेरिका में मौजूद हैं इस वक्त, उनके बारे में कुछ उनकी शान में तारीफ़ी कलिमात लिखे हैं और उनको बदतरीन सफ़ीर करार दिया। आपके ख़्याल में अगर इस बात को आपस में कनेक्ट किया जाए तब भी मतलब ताने बाने कहीं जाते हैं, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है या नहीं? नहीं, देखिए, ये उन्होंने ज्यादती की है बासित साहब ने, क्योंकि बिल आखिर कॉलीग्स थे, फॉरेन ऑफिस में ऑफिसर्स थे, इकट्ठे रहे हुए थे, और इस किस्म की तनकीद अब जब रिटायर हो गए तो उन्हें करने की क्या ज़रूरत थी। और फिर ये भी कोई बात सुनने में आई है, क्योंकि वो बासित साहब फॉरेन सेक्रेटरी नहीं बन सके और वो जंजूअर साहबा बन गई हैं जो उनसे जूनियर थी, तो वो अब इश्तियाल में आ गए हैं और गुस्से में आके वो ऐसी बातें कर रहे हैं, और ये बहुत ही नामुनासिब बात थी। और इस मौके पे, इस मरले पे ऐसी बात करना एक सफारतकार का काम नहीं था। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और हर चीज़, उनका जो कैरियर है बासित साहब का, उन्होंने अपने आप के साथ भी ज्यादती की है, फॉरेन ऑफिस के साथ भी ज्यादती की है। लेकिन इसका डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और उसके बाद पेश आने वाली ये ब्रिक्स एलामिया और इसके इस्तेदाद से कोई ताल्लुक नहीं था। नाजरीन, यहाँ मकतूबा प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी ब्रेक इंटरप्ट करने का, कमर्शियल ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं म्यांमार में मुसलमानों की होने वाली नस्ल कुशी के बारे में। म्यांमार में मुसलमानों पर इस वक्त एक क़यामत का आलम है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों हज़ारों बच्चों को दरिया बुर्द कर दिया गया है। ख़वातीन की इफ़्फ़तें इसमतें तार तार की जा रही हैं। मुसलमानों की एक इज्तिमाई नस्ल कुशी का सा मंज़र है। मेरा ख़्याल है कि शायद सोशल मीडिया पे दिखाए जाने वाले मनाजिर तो बहरहाल हम यहाँ नशर नहीं कर सकते, लेकिन बच बचा कर जो भी फुटेज इस वक्त आप अपनी ऑन एयर स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी इतनी दिल दहला देने वाली हैं कि मेरा ख़्याल है कि इंसान को हफ्तों नींद ना आए अगर उसके अंदर ज़मीर ज़रा सा एहसास बाकी है। आलम इस्लाम के चैम्पियन बनते हैं हम वो वाहिद इस्लामी मुल्क हैं जिसने घास खाने के बाद एटम बम बनाने का ऐलान किया था। शायद उस वक्त हम भूल गए थे कि घास किसकी ग़िज़ा होती है, लेकिन बहरहाल हमने ये तोप चला ली, हमने एटम बम बना लिया और आज हम सब मिलकर के एटम बम की हिफाजत में लगे हुए हैं। लेकिन उस एटमी मुल्क का कंट्रीब्यूशन क्या है? उस एटमी मुल्क ने अपने अवाम के साथ जो कुछ किया या अपने लोगों के साथ जो कुछ भी मामलात हैं या अपने मामलात से वो जिस तरह से निमट रहा है, उससे क़तई नज़र आलमी बरादरी के साथ जो उसके मामलात हैं और उससे भी बढ़कर मुस्लिम उम्मा का जो रिप्रेजेंटेटिव होने का दावेदार है वो मुल्क क्या कर रहा है। हमारी पार्लियामेंट ने एक लूली लंगड़ी करारदाद बहरकैफ कसम खाने के लिए सही पेश तो कर दी है। आज के बाद कोई उन पर इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकता कि उन्होंने मुसलमानों की नस्लकुशी पर खामोश रहने की ज़हमत गवारा की। बहरहाल हमारे यहाँ सियासी जमातें भी, ख़ास तौर पर वो सियासी जमातें जिनका इन्वर्टेड कॉमास में कहना चाहिए काम ही एहतजाज करना है, उन्होंने इस मामले को लेकर और ज़मीन और आसमान एक कर दिए हैं।
इज्तिमाई शऊर का तकाजा भी यही था कि यहाँ ये सब काम किया जाता, लेकिन यहाँ सूरत हाल इससे आगे की भी है, क्योंकि हम रोड पर आने में देर नहीं लगाते हैं। हम पराई लड़ाई को अपने घरों में ला करके लड़ने वाली कौम है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से अफ़गान जिहाद के हवाले से हमने देखा, उसके बाद फिर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबय्यना तौहीन आमेज़ खाकों के हवाले से आपने देखा कि खाके बनाए कहाँ गए, और उसका रद्द अमल हमने यहाँ कैपरी सिनेमा जलाकर उसका सबूत दिया। क्या मामलात हैं हमारे साथ, क्या हम क्यों इज्तिमाई शऊर से आ रही हैं? इस वक्त हमारा काम क्या होना चाहिए था? इस वक्त क्या सिर्फ नंबर बनाने के लिए, पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए अपने लोगों को रोड पर लाना वो ज़्यादा ज़रूरी है, या वो सो कॉल्ड जो फुटेजेस इस वक्त आपने देख रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर, नहीं सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 4-5 आदमी इकट्ठे होकर के एक खूंखार किस्म का पैगाम दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वो एक क्लैशनकोफ उठा करके अभी बर्मा के मुसलमानों को बचाने के लिए निकल रहे हैं। इस वक्त वाहिद लीडर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज तैयब रद्दान है कि जो हर दफ़ा की तरह इस बार भी वर्ल्ड लीडर बन के उभरे हैं, या कम से कम मुस्लिम लीडर बन करके उभरे हैं। हम अभी तक अपने चप्पल और जूते ही तलाश कर रहे हैं। क्या मामलात हैं एटमी मुल्क के, बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं ओरिया मकबूल जान साहब, मारूफ साफ़ी तज्ज़ीकार। ओरिया साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, कितनी हद तक मुबालगा आराई, मुबालगा आमेज़ी से मैंने काम लिया अपने इब्तिदाइये में, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल है आपने बहुत रिस्ट्रेंट से, बहुत रुक के काम किया है। मकसद सारा ये है कि अभी कल 4-5 दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले आर्मी चीफ साहब का बयान आया था, और हम लोग भी अक्सर औक़ात ये नैरेटिव कहते हैं कि जिहाद जो है ये रियासत का हक है, उसका इस्तेहकाक है, किसी और को जिहाद नहीं करना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर ये जिहाद करने के लिए होता है, इसको जिहाद मुअत्तल करना जाए उसका हक नहीं है। क्या आपने एक दफा भी थ्रेट किया कभी किसी जगह पे कि ये वहां सूरत हाल हो रही है, हम वहां पर इंटरफेयर कर सकते हैं? दुनिया में कौन सी जगह ऐसी है कि जहां पर किसी ईसाई पर जुल्म होता हो और उन्होंने आके वहां पर इंटरनेशनल फोर्सेस ने आके ये ना कहो कि हम वहां एंटर हो जाएंगे? आप इस तैमूर की मिसाल आप दे दीजिएगा, आप उसके साथ उसकी मिसाल आप दे दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया ने बकायदा फौजी उतार दी थी कि हम आपको देख लेंगे। एक तो ये बात है, चलो वो नहीं करते आप इतने ठेकेदार बने हुए, 40 लाख अपने अफगान रेफ्यूजीज इसलिए रख लिए थे कि आपको अमेरिका ने कहा था रख लें। आप 1.5 लाख बंदा जो है वो अफवाह उनका जो निकला हुआ है वो आप रखने को तैयार नहीं होते, यहाँ रख रहे होते हैं। 4 महीने उनकी किश्तियां घूमती गई हैं पूरे उसके अंदर। इंडोनेशिया ने उनको कहा कि हम 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रख सकते, मलेशिया में वो लोग जाके बैठे हुए हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल ये है। पाकिस्तान का जहां तक इस बात का तल्लुक है, आपने ये कहा कि हमारी किश्तियां तुम्हारे साहिल पे आके खड़ी हैं, आ जाओ जिसने भी आना है। नहीं, हम नहीं करना चाहते। वो करेंगे, OIC की बातें करेंगे, बाकी चीजों की बातें, तो तुम्हारा रोल क्या है? अब जहां तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का तल्लुक है, मैंने कई दफा कहा है कि ये एक रियासतों ने अपने सर के ऊपर से ऐसे कलावा उतारने के लिए आलमी जो फोरम है उनकी बात की है। कौन सा आदमी फोरम है जो काम करता है कि हम OIC को गाली दे? अफ्रीकन यूनियन है, इतना बड़ा बना हुआ है, उनका सदर तक कजाफी कुत्ते की मौत मार दिया उन्होंने। क्या कुछ कर लिया उन्होंने? रवांडा के अंदर उन्होंने कत्लेआम किया, कुछ कर लिया। सोमालिया के अंदर रोज कत्ल गारत करते हैं, कुछ कर लिया उन्होंने। उसके बाद अंगोला की कितने जंग चलाते रहे, कुछ कर लिया, नहीं हुआ। आसियान बना हुआ है, इसके अंदर उन्होंने वियतनाम का तबाह किया, लाओस के अंदर मामला किए, अभी बैंकॉक के अंदर उन्होंने थाईलैंड में हुकूमत बदली, लोगों को मारा। सर पाकिस्तान, कथा कलामी माफ कीजिएगा सर, पाकिस्तान यानी हम पाकिस्तानी, आप और मैं, हम तो माशाल्लाह इतने आला ज़र्फ हैं कि हमने अफगान जिहाद के नाम पर अफगानियों को अपनी जायदादें हवाले की और आज हम उनके मकानों में किराए पे रह रहे हैं। तो आपके ख्याल में बांग्लादेश ये हिमाकत क्यों नहीं कर रहा? बंगाल क्यों नहीं रोहिंग्यन मुसलमानों को एक्सेप्ट कर रहा? क्यों वहाँ सरहदों पर बारूदी सुरंगें वगैरह लगाई जा रही हैं म्यांमार की तरफ से? और वहाँ हजरत मोदी भी जो है वो वहाँ पहुंचे हैं, आंग सान सूची के पास मुलाकात की है। सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश जो है उसके जगह रास्ता गुजरता है हिंदुस्तान की 4 मुख्तलिफ 6 स्टेट है, और अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद उनकी आसाम है, उसकी सिक्किम है, उसकी मणिपुरा है, इनका रास्ता आता है वहां से। लेकिन बांग्लादेश ने, हालांकि उनका अपना खास मुल्क है, उनके क्लोज है, लेकिन उससे रास्ता नहीं दिया। एक छोटा सा रास्ता है जिसको वो मुर्गी की गर्दन का नाम देते हैं, वो रास्ता आता है, वो रास्ता 3 महीने के लिए खुलता है। 2009 में बर्मा से उन्होंने रास्ता लिया है, एग्रीमेंट किया है मोदी ने। उसके बाद से वो जो रास्ता अरखान से गुजरता है, या अरखान का इलाका है जहां से गुजरता है, वहां से मुसलमानों का इनकलाब वहां से इसलिए शुरू किया गया। 3 बड़ी ताकतें हैं जिनकी वजह से ये मुसलमानों के ऊपर ये उस्ताद आया है।
$1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है उसकी अमेरिका की। वहां से पाइपलाइन बिछा के तेल जो है वो चाइना को दिया जाएगा। उसके बाद जेड की बहुत बड़ा माइंड है, मिनरल्स का रिच इलाका है, $35 बिलियन की जेड है। सर ये मुझे बताइएगा, ओरिया साहब ये मुझे बताइएगा, सर पूरी दुनिया इस वक्त यानी ये खामोशी से तमाशा देख रही है। अगेन मैं कहूँगा तुर्की एक बार पहले भी फ़लस्तीन में फ्रीडम फ्लोटिला लेकर के पहुंचा था, अभी यहाँ पे भी दोबारा ये कहा जा रहा है कि अब तुर्की की तरफ से और छोटे मोटे और ममालिक की तरफ से भी इमदाद का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। हम इस बार भी महज तमाशाई हैं। आपके ख्याल में ये जो मुजरिमाना किस्म की खामोशी है पूरी उम्मत की, बिलखुसूस पाकिस्तानियों की, ये क्या काबिल माफ़ी है? काबिल माफ़ी नहीं है। और कल को अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह के हालात आपके साथ हो रहे हैं, आपके लिए भी कोई उठ के नहीं आएगा फिर, क्योंकि जाहिर बात है कि आप किसी के लिए उठ के नहीं जाते। आप सबसे पहला फ्रीडम फ्लोटिला जो आपकी तरफ से यहाँ से जाना चाहिए था, क्योंकि सबसे नजदीक मुल्क जो है बांग्लादेश के बाद फिर आप पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी लोग तो दूर हैं। लेकिन नहीं, हम सिर्फ ये यहाँ पर जहाँ टीवी के अंदर बहस करने वाले हैं, जहाँ सिर्फ ये कहते हैं ये हो गया, और वो भी वो लोग हैं जिनको थोड़ा सा इस्लाम से ताल्लुक है। आप मुझे ये बताइए, आज अगर किसी एक जगह कोई एक औरत जो है वो किसी कारोबारी में मारी जाए, खुदा की कसम उठा कहता हूँ पाकिस्तान की जो 6,500-7 हजार NGOs है मार्केट में आ जाएगी, वो मोमबत्तियां और कार्ड लेके खड़ी हो जाएगी, कोई नहीं पूछेगा। ये है जुल्म की बात पाकिस्तान। राइट सर, नाजरीन इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ। नूरुल आरफीन सिद्दीकी हमने की टीम को इजाज़त दी है, लेकिन जाने से पहले रोहिंग्यन मुसलमानों की हालत ज़ार पर हमारे यहाँ के एक बहुत जमहूरी चैंपियन असफंदयार वली साहब का एक बयान आपकी खिदमत में पेश